अगर आपकी कमर के अंदर दर्द होती है और कमर से दर्द शुरू होकर आपकी टांग में जाती है या आपकी टांग को सुन करती है, तो इसकी बहुत बड़ी एक वजह आपकी कमर के अंदर डिस्क का स्लिप होना हो सकता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के बीच में रबड़ पड़ी हुई होती है जिसे हम डिस्क कहते हैं, और ये डिस्क अगर अपनी जगह से आगे या पीछे हो जाए तो ये नसों को दबाती है जो कि हराम मगज से निकल के आती हैं, और ये नसें आपकी टांगों में भी सप्लाई करती हैं, आपके हिप्स में, टांग की बैक साइड पे, पिंडली में, यहाँ पे स्टिमुलेशंस देती हैं। सो अगर किसी को डिस्क बल्ज हो जाए तो उनकी कमर में भी दर्द होती है और कमर से दर्द ट्रेवल करके टांग के अंदर भी आती है। अगर आपको इस तरह का दर्द है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो का एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना। चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अभी ये जो आपको तस्वीर शो हो रही है, इसको अगर हम देखें तो ये हमारी बैक है, जहाँ पे ये हमारी रीढ़ की हड्डी हमें शो हो रही है। रीढ़ की हड्डी दरअसल एक हड्डी नहीं होती, ये मल्टीपल छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें हम आम जुबान में मोहरे और मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिब्रा कहते हैं। तो अगर हम फर्ज करो कि ये जो रीढ़ की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा है, इस नीचे वाले हिस्से को बड़ा कर लें तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, ये जो आपको इतनी बड़ी नजर आ रही है। तो ये एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये दूसरा रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, इसी तरह से आगे इस तरह चलते रहते हैं। तो हर रीढ़ की हड्डी के मोहरे में इस तरह से डिस्क होती है। ये जो रबड़ नजर आ रही है, इनका काम होता है, इनको कहते हैं ये शॉक एब्जॉर्बिंग होती हैं, ताकि जब हम चल रहे होते हैं, चलते हुए हमारी बॉडी पे जो भी वजन है उसका जो शॉक है इसको ये एब्जॉर्ब कर सके। कोई हम सर पे कोई वजन उठा लें, झुक के कोई वजन उठा लें या कोई भी मूवमेंट करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के ऊपर शॉक एब्जॉर्बिंग जो एबिलिटी है वो इन्हीं डिस्क्स की वजह से होती है। इसके अलावा इनका काम होता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे आपस में रगड़े ना, ये उनके बीच में ग्रीस या रबड़ का काम देती है या कुशन का काम देती है। तो ये होता है डिस्क का काम। लेकिन कभी कभार ये होता है कि किसी को कोई इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, गलत तरीके से वजन उठा लें, झुक के वजन उठाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये जो डिस्क अपनी जगह पे पड़ी हुई है ना, ये डिस्क या कभी कभार इस डायरेक्शन में या कभी कभार इस डायरेक्शन के अंदर ये स्लिप हो जाती है। इसे हम डिस्क स्लिप कहते हैं, और वो कुछ इस तरह से होती है। ये जो नीचे वाली डिस्क आपको नजर आ रही है ना, ये स्लिप हुई हुई है, ये अपनी जगह से खिसक के थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई है। जब कोई डिस्क इस तरह से आगे की तरफ आ जाती है, इसे कहते हैं डिस्क स्लिप। जब ये स्लिप हो जाती है तो यहाँ ये जो आपको पीले रंग की यहाँ पे नजर आ रही है ना, इसे कहते हैं हराम मगज। हराम मगज में से ना निकल के यहाँ से तारें आती हैं, और ये जो डिफरेंट तारें होती हैं हमारी टांगों में भी जाती हैं। अगर गर्दन की डिस्क जो प्रॉब्लम हो जाए, मोहरों के बीच में जो डिस्क है, अगर गर्दन की ख़राब हो जाए तो बाजू में दर्दें आती हैं, क्योंकि बाजू की करंट की तारें यहाँ से निकल के जाती हैं। टांग की करंट की तारें जो वो हमारे इस रीजन से निकल के जाती हैं, इसको L4 L5 लंबर रीजन, सेकुलर रीजन। इसीलिए मोस्टली आपने देखा होगा लोग जब अपनी MRI कराते हैं तो L4 L5 S1 के डिस्क बल्जेस ज़्यादा कॉमन होती हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि अगर रीढ़ की हड्डी के मोहरों की डिस्क अपनी जगह से निकल गई और ये यहाँ पे नस को दबा रही है, यहाँ पे नसें काफ़ी सारी होती हैं, उनमें से एक बहुत मशहूर नस है जिसे हम शैटिक नर्व कहते हैं, और इस शैटिक नर्व का काम होता है हमारी टांग की बैक साइड पे, पिंडली तक और पाँव तक जाके सप्लाई करना। तो अगर किसी को कमर के अंदर डिस्क स्लिप होती है तो उनकी टांग की पूरी बैक साइड में पेन आ सकती है, सुनपन भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली ये है कि मैंने ये बात तो कर दी कि आपको ये डिस्क स्लिप हो गई अपनी जगह से, लेकिन ये जो डिस्क स्लिप है ना, ये बहुत बड़ी टर्म है। ऐसे लोग जिनको कमर की दर्द है ना, ये वीडियो उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स को कवर करूं और आसान अल्फाज के अंदर। सो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सो अब ये जो बात मैंने की ना कि डिस्क स्लिप होगी, डिस्क स्लिप होगी, ये तो ऐसे है कि जैसे मैं किसी को कह दूं कि आपको कमर में दर्द है। कमर में दर्द ये तो जनरल सी बात होगी ना, दर्द है मतलब किस चीज़ का दर्द है। स्लिप डिस्क है तो वो कौन से वाली डिस्क है वो मैं भी आगे बताता हूँ। ये ऐसे समझें, एक बंदे को बुखार है और मैंने कहा कि आपको बुखार है, बुखार तो है, बताएं तो सही कि टाइफाइड है, मलेरिया है या कौन सी किस्म का है। उसमें अगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, यहाँ पे अगर आपको ये समझ आ गई ना तो आपको अपनी MRIs, अपनी कंडीशन आपको समझ आ जाएगी कि जो आपको कमर में दर्द है ना वो किस वजह से है। ठीक है, अब ये रीढ़ की हड्डी का मोहरा है एक, ये दूसरा रीढ़ की हड्डी का मोहरा है, ये इनके बीच में डिस्क है, ये नॉर्मल डिस्क है, देख रहे हैं ना अपनी अपनी जगह के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, जब हमारी एज ज़्यादा होने लग जाती है तो इसके अंदर डीजेनरेटिव चेंजेस आती हैं। इसका मतलब होता है आम जुबान में कि टेढ़े आना शुरू हो जाती हैं, लाइनें आना शुरू हो जाती हैं। ये नॉर्मल डिस्क थी ना,
सो ये डीजेनरेटिव चेंजेस आने लग जाती हैं। अगर तो आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है और कमर में दर्दें होती हैं तो माइट भी आपको डीजेनरेटिव चेंजेस आ रही होंगी। लेकिन अगर यंग एज है 30 साल 35 साल 40 साल तक भी डीजेनरेटिव चेंजेस इतनी जल्दी नहीं आती थी, 60 साल तक आती। सो अगर यंग एज है तो फिर होगी बल्जिंग डिस्क, यानी कि डिस्क ना अपनी जगह से पड़ी हुई खिसक के इधर को चली गई या इधर को चली गई, ये बल्ज हो गया। पूरी की पूरी डिस्क ये अपनी जगह से आगे या पीछे की तरफ मूव होगी, इसे बल्जिंग कहते हैं। इसके बाद होती है हर्निएशन, ये बड़ी कॉमन है। अच्छा, बल्जिंग भी बहुत कॉमन है और हर्निएशन भी बहुत कॉमन है। डिफ्रेंशिएट अगर आपने कर लिया ना, बड़ा इजी हो जाएगा। अब जो बल्जिंग होता है इसमें पूरी की पूरी डिस्क हिलती है अपनी जगह से, जबकि हर्निएटेड डिस्क के अंदर डिस्क अपनी जगह से हिलती नहीं है, फट जाती है। अभी मैं समझाता हूँ ये किस तरह। ये देखें, फर्ज करें ये रीढ़ की हड्डी का मोहर है, ये डिस्क है, ये रीढ़ की हड्डी का मोहर है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ। अगर ये डिस्क अपनी जगह से इधर हो जाए या अपनी जगह से इधर हो जाए, इसे कहते हैं डिस्क बल्ज, ठीक है। अब ये है ना, अब मैं इसको उठा लिया डिस्क को और आपको ये दिखा रहा हूँ। अब इस डिस्क में बाहर वाली साइड पे एनुलस फाइब्रोसिस होता है, एक फाइबर होता है, एक पट्टी लगी होती है, जो दरमियान होती है ना, यहाँ पे होता है पानी। कभी कभी ये वाली जो साइडों वाली पट्टी होती है ना, ये फट जाती है, बीच का पानी बाहर आ जाता है। ये जो पानी होता है ना, इसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। अगर ये वाला पानी, और ये पानी की तरह नहीं होता है, शहद की तरह गाढ़ा होता है, तो अगर ये फटे हुए एनुलस फाइब्रोसिस में से बाहर आ जाए, इसे कहते हैं डिस्क हर्निएशन। ये है डिस्क हर्निएशन, जिसके अंदर बीच वाला पानी बाहर आ जाता है, और ये है डिस्क बल्ज। अब ये आपने अपनी एमआरआई पे देखना है कि आपको डिस्क हर्निएशन है या डिस्क बल्ज है। ये देखिए आखिरी एक तस्वीर है, इसके बाद फिर मैं आपको इसका इलाज बताता हूँ कि इसको आपने ठीक कैसे करना है। अब ये जो डिस्क है ना, डिस्क को अब हम ऊपर से देख रहे हैं। ये मैंने अभी ये दिखाया था ना आपको, ये एक मोहरा है, ये डिस्क है, ये दूसरा मोहरा है। ये आपको नजर आ रहा है ना, हमारी रीढ़ की हड्डी में मैं अगर कोई बंदा खड़ा है ना, उसको ऐसे देख सकता हूँ कि ये। अगर मैं इसको उठा के यूं दिखाऊं ना आपको, यूं, तो ये तस्वीर बनेगी जो आपको शो हो रही है, ठीक है। तो अच्छा, अब इसके बीच में ये जो मटेरियल है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये यहाँ अपनी जगह पे यहाँ पे होता है, और ये जो बाहर वाली रस्सी है ना, इसे कहते हैं एनुलस फाइब्रोसिस। कभी कभार अगर हम वज़न उठा लें या वज़न गलत तरीके से उठा लें, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए और ये फट जाए, अगर ये फट जाए, और इवन मैं आपको एक बात बताऊँ कि जिनको डिस्क बल्ज हो, यानी ये फटे ही नहीं है ये, और वो कड़ाके निकलवा रहे हैं और बड़ी ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हैं कि उन्होंने खींच खींच के हशर कर दिया हो, तो उसका नुकसान ये होता है कि आपका ये जो एनुलस फाइब्रोसिस है ये फट जाता है, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज फिर डिस्क हर्निएशन हो जाती है। और इसका इलाज बहुत ज़्यादा जो जिस डायरेक्शन में जाता है वो सर्जरी ही होती है। फिजियोथेरेपी में इसको मैनेज किया जा सकता है अगर हर्निएशन बहुत कम हो, लेकिन अगर हर्निएशन बहुत ज़्यादा हो तो फिर चांसेस ये होते हैं कि इसके अंदर फिर सर्जरी ही होगी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसके इलाज पे। इलाज ये है कि हमने सबसे पहले तो इसको रेस्ट देना है, और रेस्ट देने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पॉस्चर बेल्ट लगाएं, ठीक है। लंबोसेक्टर पॉस्चर बेल्ट, ये मार्केट से ख़रीद लें या फिर ऑनलाइन भी आप लोग ख़रीद सकते हैं। मैं नीचे लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके ये लंबोसेक्टर बेल्ट ऑर्डर कर सकते हैं और इसको लगाना है, ठीक है। आपने रेस्ट लाजमी करना है, इसमें रेस्ट तो मस्ट आ गया पहले नंबर पे ये। और जो वर्जिशें होंगी ना, वो मैं अभी बताता हूँ कि कौन कौन सी करनी है, ज़्यादा बेड पे लेट के होंगी। अब अगर डिस्क का मसला है तो आपने जो सबसे पहली वर्जिश करनी है उसे कहते हैं ब्रिजिंग एक्सरसाइज। बड़ी सेफ एक्सरसाइज है, आराम से ये वाली एक्सरसाइज सीधे लेट के करें, हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, 5 सेकंड के फिर उसके बाद रेस्ट करें, 6 से 7 दफ़ा करें, हर 2 से 3 घंटे बाद करें। डिस्क बल्ज के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है, हाईली रिकमेंडेड है। ये मैंने क्लिनिक पर भी नोट किया है, बहुत सारे पेशेंट इससे इंप्रूव होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। इस तरह से उल्टे लेट के अपनी कोहनियों तक उठें, गर्दन को ऊपर की तरफ रखना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है, 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें। लेकिन अगर ये करते हुए आपकी कमर के अंदर कोई दर्द नहीं हुई, मैं जितनी वर्जिशें आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्जिश करते हुए आपकी कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। कमर में दर्द आ रही है तो बहुत एहतियात से और आराम से करना है। अगर फिर भी दर्द आ रही है तो वो वर्जिश करनी नहीं है, क्योंकि ना मैंने जो वीडियो में बताना है ना, वीडियो में बताऊंगा मैं जर्नल जो सब के लिए ऐसी हो कि जिसमें किसी का कोई नुकसान ना हो। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना क्लिनिक के ऊपर, तो फिर उनके असेसमेंट करके उसकी अकॉर्डिंग फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो कि हम लोग चेंज करते रहते हैं, कोई मशीन वगैरह लगा देते हैं साथ में। लेकिन अगर घर में करनी है तो बड़ी एहतियात के साथ। इसके अंदर जो सबसे बड़ा एक पैरामीटर है ना, कि वर्जिश करते हुए कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप अपनी कोहनियों तक उठें और आपकी कमर के अंदर दर्द नहीं हुई, तो फिर आपने इसे बढ़ाना है।
और जो असल कोबरा स्ट्रेच है ना वो ये होता है जिसके अंदर हम हाथों तक आते हैं। इसको आपने किस तरह से करना है, इसे आप करेंगे कि इस तरह से उल्टा लेट के इस तरह से पीछे को उठेंगे और फिर गर्दन को सीधा कर लेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। लेकिन अगर ये करते हुए आपको कमर में दर्द आए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने सिर्फ और सिर्फ कोहनियों तक उठना है, आपने हाथों के ऊपर अभी नहीं जाना। 1 या 2 या 3 दिनों के बाद अपने हाथों के ऊपर जा सकते हैं और कंप्लीट कोबरा स्ट्रेच करना है। इसी तरह से ये जो मैंने आपको शुरू में पहले ब्रीजिंग एक्सरसाइज बताई है ना, अगर ये आपको ब्रिज बनाते हुए ब्रीजिंग एक्सरसाइज करते हुए कमर में दर्द आती है तो ज़रूरी नहीं है कि पूरी कमर ऊपर उठानी है, हल्का सा ऊपर की तरफ उठा लें। अगर फुल ब्रीजिंग करते हुए यानी कि आपने कमर को फुल ऊपर उठाया और आपकी कमर में कोई दर्द नहीं हुई, आप इसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो वो ये होगा कि आपने ना घर में कोई ऐसी बॉल रख लें या कोई ब्लैंकेट ले लें, कोई रज़ाई वगैरह रख लें और फिर अपनी कमर को उठाएं और ये आपको ना स्टेबिलिटी देगी, आपके पट्ठों को, आपकी कमर को कंट्रोल देगी कि किस तरह से आपके पट्ठों ने आगे रिएक्ट करना है कभी भी कोई वज़न उठाते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन एहतियात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इसमें दर्द हो रही है ना नॉर्मल ब्रीजिंग करते हुए, तो आपने इसको बढ़ाना नहीं है और उल्टा इसे और ज़्यादा घटा देना है। सो हमने ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस करनी है, ठीक है। 2 वर्जिशें हो गई हैं, ब्रीजिंग और कोबरा स्ट्रेच। दोनों में आपने मॉडिफिकेशन किस तरह से करनी है। आगे और कौन सी वर्जिश होगी, वो ये है कि आपने इस तरह की नरम सी बॉल ले लेनी है, अपने घुटनों के दरमियान में रखें और इसको ज़ोर से दबा के रखें, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर उसके बाद छोड़ दें, 5 सेकंड का वक्फा दें। 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करें। ये भी आपके कमर के पट्ठों के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और डिस्क बल्ज में हाईली रिकमेंडेड है। एक तो ये एक्सरसाइज करनी है, 6 से 7 दफ़ा ये एक्सरसाइज भी करें और हर 2 से 3 घंटे के बाद रिकमेंडेड है, आपने लाजमी ये वर्जिश करनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, वो एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं बॉल के साथ, तो इसका हम उलट करेंगे। वो किस तरह से होगा, आपने ऐसे एक रबड़ बैंड ले लेना है जो कि आप अपने घुटनों के इर्द गिर्द बांध लेंगे और अपनी लेग्स को खोलना है, 10 सेकंड के लिए होल्ड करें। 6 से 7 दफ़ा ये भी वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। सो अब तक हमारी 4 वर्जिशें हो चुकी हैं। आई होप सो कि आप उनको याद रहेंगी। अगर याद ना रहें तो वीडियो को साथ में ऑन करके ये परफॉर्म करते रहें और दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी ये वर्जिश करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसे हम नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें आपने अपनी टांग को मोड़ के अपनी छाती की तरफ लेके जाना है, 10 सेकंड के लिए रोक के रखना है। 6 से 7 दफ़ा ये वाली एक्सरसाइज भी करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। ये एक्सरसाइज करने के बाद एक तरफ करें फिर दूसरी तरफ भी करना है। पहले आपने लेफ्ट साइड की, फिर राइट साइड की, और ये आपने 6 से 7 दफ़ा एक तरफ करना है, 6 से 7 दफ़ा दूसरी तरफ करना है। तो ये करके उसके बाद ना आपने एक्सरसाइज करनी है जो कि होगी डबल नी टू चेस्ट, जिसमें ना आपने इस तरह से अपने दोनों टांगों को पकड़ के छाती की तरफ लगाना है। इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, कोई वर्जिश करते हुए कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। जिस वर्जिश में कमर में दर्द हो रही है आपने वो वर्जिश नहीं करनी, ठीक है। सो ये डबल नी टू चेस्ट होगी। सो अब तक हमारी होगी 6 वर्जिशें और आखिरी जो एक्सरसाइज है वो ये होगी कि आपने करना है इस तरह से लेट के अपनी टांग को मोड़ लेना है, अपने घुटने से थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है, इस साइड से अपने हाथों से पकड़ना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करना है और यहाँ पे होल्ड करना है। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें और उसके बाद 5 सेकंड का फिर रेस्ट देना है। फिर इसी तरह से आपने अपोजिट साइड के ऊपर भी करना है। सो ये 6 से 7 दफ़ा ये वर्जिश करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। ये इतनी जो मैंने आपको वर्जिशें बताई हैं ये आपने सारी करनी है, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ये आपकी डिस्क बल्ज को, डिस्क हर्निएशन को रिपेयर करने के लिए बिल्कुल सेफ एक्सरसाइजेज हैं। और इसके अलावा आपने 30 मिनट के लिए इस पोजीशन में लेटना है। अगर आपको 30 मिनट इस तरह से लेटना मुश्किल लग रहा है, अच्छा इसमें ना एक चीज़ नोट कर लें कि आपके ना हिप्स के नीचे तक पिलो होना चाहिए। लोग सिर्फ पाँव के नीचे रख लेते हैं। ये आपकी कमर की डिस्क के लिए बहुत ज़बरदस्त पोजीशन है। आपने इस तरह से लेटना है। अगर 30 मिनट बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 30 मिनट आप लेटे हैं, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, हम इसको 20 मिनट कर लेंगे। इवन स्टार्ट में चाहें तो आप सिर्फ 10 मिनट लेट जाएं। मकसद ये है कि जितनी मैंने वर्जिशें बताई हैं, जितनी मैं पोजीशन बता रहा हूँ, कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। वो वर्जिश और वो पोजीशन बनानी है। सो अब तक जितनी मैंने बातें की, आपको बेल्ट बताया, रेस्ट करना है, साथ में आपने ये वाली वर्जिशें करनी है जो कि बेड पे लेट के करेंगे। साथ में मैंने आपको बताया कि कौन सी पोजीशन में लेटना है और जब आपने सोना है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जब आपने सीधे लेटना है। अच्छा, बड़े लोग सवाल करते हैं कि हम फट्टे पे सोएं या चारपाई पे सोएं, हम किस पे सोएं।
मैं आपको कहूँगा आप जहाँ मर्जी सो जाएं, लेकिन जब भी आपने सोना है या आपने लेटना है, जब सीधे लेटना है तो आपके घुटनों के नीचे पिलो होना चाहिए, तकिया होना चाहिए लाजमी। जब आप घुटनों के नीचे एक तकिया रख लें, अगर तकिया बहुत छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा रख लें, आपकी जो रीढ़ की हड्डी का लंबर रीजन है ना, जहाँ पे डिस्क बल्ज ज़्यादातर होती है, लंबर या सैक्रल रीजन L4 L5, वो बहुत अच्छा रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है अगर आप अपने घुटनों के नीचे पिलो रखते हैं। तो जब सीधे लेट के सोना है तो घुटनों के नीचे पिलो रखना है, जब करवट ले के सोना है तो घुटनों के दरमियान में यानी ऊपर और नीचे वाली टांग के बीच में पिलो लाजमी होना चाहिए। इस तरह से नहीं लेटना है आपने, ठीक है। सो करवट लेंगे तो दरमियान में रखेंगे और सीधा लेटेंगे तो घुटने के नीचे रखेंगे, फट्टे पे और चारपाई पे और बेड पे, जहाँ मर्जी सो जाएं, लेकिन कोशिश करें कि नरम और कंफर्टेबल जो बेड है उसके ऊपर सोएं। फट्टे के ऊपर मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। मेन इसमें चीज़ ये है कि पिलो होना चाहिए आपके घुटनों के नीचे और घुटनों के दरमियान में। ये होगी पॉस्चर के रिलेटेड। इसके अलावा जो आपने बहुत बड़ी एहतियात करनी है कि आपने झुक के वज़न नहीं उठाना। ये आपके लिए सबसे बड़ा जहर है। अगर आप कमर के दर्द को कभी भी ठीक नहीं करना ना, तो फिर आप इस तरह से वज़न उठाते हैं। वज़न उठाना, आप ज़मीन से चाहे टिश्यू भी उठाना ना, आपने ऐसे झुक के नहीं उठाना है, आपने बैठ के उठाना है। जहाँ तक बात है ना कि हम नमाज पढ़ते हैं, हम रुकू में जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे हाथ हमारे घुटनों के ऊपर आ जाते हैं और प्रॉपर एक स्टैंड बन जाता है, जिसकी वजह से हमारी कमर की बैक के ऊपर बिल्कुल भी दर्द नहीं होती और टांग के ऊपर जो है स्ट्रेच आता है प्रॉपर। लेकिन अगर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नमाज कुर्सी पे पढ़ें और वॉशरूम में आप कमोड यूज़ करें। कि कोशिश करें कि आप एहतियात आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप नोट कर रहे हैं ना, मैं बार बार एक्सरसाइज की भी बात कर रहा हूँ ना, तो ये कह रहा हूँ कि कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी चीज़ को बढ़ाना नहीं है। सो जब भी आपने नीचे से कुछ भी उठाना है, वज़न के अलावा भी कुछ भी उठाना है, बैठ के उठाना है, ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे और इसको वो वज़न ना पड़े, ठीक है। अच्छा, ये सब तो हो गया कि क्या एहतियात करनी है, क्या वर्जिश करनी है। अब बात कर लेते हैं कि अगर कमर में डिस्क स्लिप हो गई है या डिस्क बल्ज हो गई है, डिस्क हर्निएशन हो गई है, इसको हील करने के लिए हमें कोई खाने भी तो खाने चाहिए। इसमें ना आपको जो मेडिसिन्स में डॉक्टर्स देंगे, तो वो ज़्यादातर होता है कि आपको पेन किलर मेडिसिन्स मिलेंगी, आपको कैल्शियम मिल सकता है, आपको विटामिन डी मिल सकता है, आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप केमिकल की बजाय, यानी केमिकल लेने की बजाय कोशिश करें कि आप इन चीज़ों से अपनी जो डिस्क है उसको हील कर लें। कैसे? जैसे कि अगर आपको मैग्नीशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से कमर के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से डिस्क बल्ज होती है। तो मैग्नीशियम की कमी जो है वो हमें पेठा कद्दू के बीज से पूरी हो सकती है, जिसे हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं। अगर आप पम्पकिन सीड अपने खानों में ऐड कर लेना, तो आपको अच्छा, पम्पकिन सीड्स को इस तरह से नहीं खाना है आपने कि आप यूँ करेंगे कि जिस तरह चने नहीं खाते हैं आम रूटीन में। सो पम्पकिन सीड ले लें, इनको थोड़ा सा भून लें और 1 चम्मच आपने दिन के अंदर लेना है। ऐसे बस चलते फिरते खा रहे हैं, आपके जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की कमी नहीं होगी। इसी तरह से अगर आपको कैल्शियम का इशू है और आप कैल्शियम की कमी पूरी करना चाहते हैं, तो आप सफ़ेद तिल को ऐड करें। सो सफ़ेद तिल, सिसमे सीड, इसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर कैल्शियम होती है। इसके अलावा जिनको डिस्क बल्ज का, डिस्क हर्निएशन का प्रॉब्लम हो, उनके जिस्म के अंदर इंटरनल इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, और उस सोजिश को ठीक करने के लिए बेहतरीन जो है वो अलसी के बीज होते हैं, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं। सो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल भी लाजमी करें। इनको पीस के इस्तेमाल करना है, पीस लें। अगले दिन जब आप सो के उठें तब दही के अंदर जो वो 1 चम्मच डाल के उसको खा सकते हैं। और जहाँ तक चिया सीड है, चिया सीड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके बेनिफिट सिर्फ आपकी कमर के लिए नहीं, घुटनों के दर्द के लिए और पट्टों की कमज़ोरी के लिए और वेट रिडक्शन के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो चिया के बीज का भी इस्तेमाल करें। सो चिया के बीज, अलसी के बीज, कद्दू के बीज और सेसमे सीड्स, ये ऐसे सीड्स हैं जो कि आपकी डिस्क को हील होने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो चिया के बीज हैं, इनको आपने डायरेक्टली नहीं खाना है, आपने 1 रात पहले 1 चम्मच इसमें से लें या आधा चम्मच ले लें और पानी में डाल दें और सारी रात वो पानी पड़ा रहेगा। अगले दिन आप उठें तो उस पानी को पी लें। जहाँ तक अलसी के बीज की बात है, तो इनको पीस के लेना है। और कद्दू के बीज जो हैं, इनको आप आम रूटीन में डायरेक्टली भी खा सकते हैं। और सफ़ेद तिल जो हैं, इनको भी आप किसी स्मूदी पे, किसी शेक पे, दही वगैरह पे डाल के या कोई सैलेड बना उसके ऊपर छिड़क के इस तरह से ले सकते हैं। और ये सारे बीज आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे।
और आप चाहें तो ये ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी जहाँ से मोस्टली मैंने मंगवाए हैं तो वो ईट थेरेपी वाले हैं, उनका नंबर है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, इनसे लेना चाहें तो ले लें, वरना ये मार्केट से भी आराम से मिल जाते हैं। बस यहाँ पे मेन मकसद ये है कि आपने इन बीजों का इस्तेमाल सही से करना है। ये ना हो कि अलसी के बीज को पानी में भिगो के सारी रात रखा हुआ है और वो अगले दिन आप पी रहे हैं, और जो चिया सीड्स हैं उनको आप क्रश करके डायरेक्टली खा रहे हैं। बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लेना। जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह से आपने इन सब को यूज़ करना है। आई होप सो कि स्लिप डिस्क के रेलिवेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी कवर हो गई। मैंने कोशिश की बड़े एहतियात से कवर करूँ, क्योंकि डिस्क स्लिप हो या डिस्क बल्ज हो, इसको अगर गलत तरीके से हैंडल किया जाए डिस्क हर्निएशन हो सकती है, काम ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अगर आपको डिस्क हर्निएशन है, रीढ़ की हड्डी की डिस्क फट गई है, बीच वाला पानी बाहर निकल आया है, ये एनुलर टियर हो गया है और टांग के अंदर सुनपन हो रहा है, यूरिन का कंट्रोल नहीं है, यूरिन वाली जगह के इर्द गिर्द पे सुनपन फील होता है और आप पेशाब को रोक नहीं सकते हैं, ये इंडिकेशन जाहिर करती हैं कि आपको कमर की सर्जरी करा लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपको इसके अलावा यानी कि कमर में दर्द है, टांग में जा रहा है, तो कोशिश करें कि आप पहले तो ये वर्जिशें करें। अगर फ़र्क पड़ने लग जाए तो फिर इन वर्जिशों को आगे कंटिन्यू भी करें। इनको और भी बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है क्लिनिक्स के ऊपर इसके अंदर इतनी सारी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, इतनी सारी मोबिलाइजेशन हो सकती हैं, नैग्स हो सकती हैं, स्नैग्स हो सकती हैं, जिनको हम आप ऑनलाइन इन चीज़ों को सर्च कीजिएगा, स्नैग्स, लंबर स्नैग्स, SNAG, सस्टेन नेचुरल एपिफिजियल ग्लाइड्स। ये वो ग्लाइड्स होती हैं जिनकी मदद से आप डिस्क बल्ज को रिवर्स कर सकते हैं, आप कमर के दर्द को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपके थेरेपिस्ट हैं वो डायरेक्टली अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर है, आप खुद घर के ऊपर ट्राई ना करें। और जहाँ तक बात है इसमें क्राके निकलवाने की और कायरोप्रैक्टर तरीके इलाज की, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर किसी को झुक पड़ जाए, झुक पड़ना एक और चीज़ होती है, डिस्क बल्ज एक और चीज़ होती है। झुक पड़ना को मेडिकल में कहा जाता है फेसेट लॉक, जोड़ लॉक हो जाते हैं। हमारी वीडियो पहले बहुत लेंथी होगी, अगर अब मैं इसके बारे में बताऊं तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कभी इस पर अलग से मैं और वीडियो बनाऊंगा कि झुक पड़ना क्या होता है और इसमें क्यों क्राका निकलवाना चाहिए। लेकिन अगर डिस्क बल्ज है, डिस्क हर्निएशन है, कोशिश करें कि ज़्यादा इसके साथ खामखा वाले पंगे ना लें, वरना ये ऐसा बढ़ेगा ना कि आप इसको फिर रिवर्स कर ही नहीं सकेंगे और आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिनको कमर दर्द के मसले हैं लाजमी उनके साथ शेयर करें, क्योंकि लोग दवाइयाँ खा खा के पागल हुए हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि आप खानों से, आप वर्जिश से इसको काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपना पोस्चर ठीक रख के कैसे लेटना है, कैसे बैठना है, कैसे वज़न उठाना है, इन चीज़ों से आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है नीचे आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं, या मुल्तान के अलावा किसी और शहर से हैं तो फिर व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। Thank you so much for watching this video. Please subscribe this YouTube channel.